हाय स्टूडेंट्स, अगर आप अभी क्लास 12th में हैं और फ्यूचर में सीए करने का सोच रहे हैं या फिर आप सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए आईसीएआई का एक बहुत बड़ा हिडन मैसेज चल रहा है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपने सीए फाउंडेशन को लूज लिया और आईसीएआई की रिक्वायरमेंट को नहीं समझे तो फिर सीए एग्ज़ाम इतना इजी रह नहीं जाता है। इवन सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम भी बहुत टफ हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाएं जिससे कि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिल सके। सबसे पहला तो ध्यान रखने की चीज़ ये है कि आईसीएआई आजकल कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस कर रहा है। यानी जो पहले सिंपल सब्जेक्ट की लर्निंग हो जाती थी, चाहे स्टूडेंट रट लेते थे चाहे और किसी तरीके से उसको लर्निंग कर लेते थे, वो अब एप्लीकेबल नहीं है। ये मान लीजिए प्रेजेंट जो सीए के एग्ज़ाम चल रहे हैं, सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम चल रहे हैं, चाहे अपन मई का अटेम्प्ट देखें चाहे सितंबर का देखेंगे, ये सारा का सारा पैटर्न केस स्टडी पे शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे करके। यानी कुल मिला के ये जब ही कर पाओगे जब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे, चाहे फिर कितना भी टफ पेपर हो तो आप मैनेज करने के पोजीशन में आ जाएंगे। सेकंड चीज़ जो देखने की है वह है कि फाउंडेशन लेवल इज़ द रियल गेम चेंजर। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले ही मान लेते थे कि फाउंडेशन तो बहुत ईजी है और ये तो हम वैसे ही निकाल देंगे, और ये बात सही भी थी। जब पहले आपके 2020-21 के आसपास तक सीए फाउंडेशन का रिजल्ट 35 से 40% जा रहा था, लेकिन अब 15 से 17% के आसपास जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा चेंजेस आ गया है। आईसीएआई सीए फाउंडेशन के रिजल्ट को टाइट करता जा रहा है, इंटर और फाइनल के रिजल्ट को थोड़ा इंक्रीज करता जा रहा है। पर्पज़ ये है कि जो स्टूडेंट्स सीए फाउंडेशन क्लियर कर लें वो सीए की एग्ज़ाम क्लियर कर लें। इसलिए सीए फाउंडेशन में आजकल छटनी हो रही है। तो आप सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम को बिल्कुल भी लूज नहीं लें, इसको अपने बेस्ट तरीके से तैयार करें और बेस्ट तरीके से तैयार करें जिससे कि ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो आगे आपका रास्ता और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सीए फाउंडेशन को सीरियसली हमें लेना है। थर्ड जो चीज़ है कि आईसीएआई एग्ज़ाम पैटर्न इज गेटिंग स्मार्टर। यानी जो अब पहले बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे उसके बजाय अब एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे लो सब्जेक्ट था, लो में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब काफ़ी केस स्टडीज उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन केस स्टडी बेस आने लग गए। यानी एनालिटिकल पावर आपकी चेक कर रहा है। तो कुल मिला के आपसे अब कंसेप्चुअल जो नॉलेज है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपसे डिमांड करता है। यानी आपसे इवन प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछ रहा है तो वो ये डिमांड कर रहा है कि बच्चे को इसका रीजन पता हो, तो रीजनिंग भी वो आपसे डिमांड करता है। तो कुल मिला के आईसीएआई के लेटेस्ट जो मॉक टेस्ट पेपर्स है या कुछ आरटीपीज आप देखेंगे तो ये उससे पता चलेगा कि आईसीएआई का डिमांड चेंज हो रहा है। चौथी चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है वो आपकी रिविजन स्ट्रेटेजी मैटर करती है, कितने घंटे पढ़ाओ उसके बजाय। यानी बहुत सारे बच्चे काफ़ी टाइम बैठ के और स्टडी करते हैं, लॉन्ग स्टडी करते हैं, 15-16 आवर्स की स्टडी करते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने कितना क्वालिटेटिव टाइम दिया है। कुल मिला के उस गिवन पीरियड में आपने कितनी बार रिवाइज किया है। ये मान लीजिए कि 4-5 बार रिवीजन जो है वो मस्ट है। अगर 4-5 बार रिवीजन आप कर लेंगे तो आपका कंसेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो करने की पोजीशन में आप आ जाओगे। इसके अलावा जो 5वें नंबर पे है आईसीएआई मॉक टेस्ट आर नॉट नेगोशिएबल। कुल मिला के क्योंकि आपने जो लिखा है तो वो आप सही जो आपने पढ़ा है उसको एग्ज़ाम में सही प्रोड्यूस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका राइटिंग स्किल है कि नहीं, सही है कि नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना खुद का लिखते हैं, खुद ही चेक कर लेते हैं, लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट है कि मेकर कैन नॉट बी चेकर। यानी आपने लिखा, आप सोच रहे हो सही है कि नहीं है, ये जजमेंट थर्ड पार्टी को करना है। आईसीएआई में भी आपकी कॉपी थर्ड पार्टी चेक करेगी। तो कुल मिला के आप आईसीएआई का स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन के लिए आप मॉक टेस्ट का ज़रूर प्रैक्टिस करें। आप किसी भी कोचिंग में मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उससे आप सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा और साथ ही आप लोगों का
कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क भी तैयार हो जाएगा और टाइम पे पेपर रिवाइज करना भी सीख जाओगे। छठे नंबर पे देखने की बात यह है कि राइटिंग प्रैक्टिस इज क्रूशियल फॉर सी एग्जाम्स। अक्सर स्टूडेंट देख देख के रिवाइज करता है, उसकी ऑडिटिंग करता है एक तरीके से, और लिखने की आदत नहीं होती है। तो जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो वो उसको लगता है कि यार स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्योंकि उसने लिख के तो देखा ही नहीं है। और थ्योरी भी आती है, उसको लगता है मेरे को आता सब कुछ है लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका पता नहीं है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कुल मिला के ICAI आपका नॉलेज के साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशन भी चेक करता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। इसलिए केवल आंसर लिख दिया उससे काम नहीं चलेगा, आपका राइटिंग स्किल, राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। अगला जो देखने की चीज़ है वो ICAI जो आपको मैसेज दे रखा है वो कह रखा है कि साहब टाइम मैनेजमेंट इज की। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर दे के आते हैं, कहते हैं कि मेरे को पूरा पेपर आता था लेकिन कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको समझना पड़ेगा, और टाइम मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए बेटर तरीका है कि आप मॉक टेस्ट अटेंड करें। मॉक टेस्ट से आपका टाइम इम्प्रूव होगा और 3 आवर्स में पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का आप सीख जाओगे कि 3 घंटे में कैसा पूरा पेपर अटेम्प्ट किया जाता है। अगला जो आइटम ध्यान रखने का है 8वें नंबर पे, वह है डोंट फॉल फॉर शॉर्टकट्स। जब आप पढ़ रहे हो, आप डिटेल स्टडी कर रहे हो, उसी पीरियड में आपके बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, वो कहेंगे कि यार ये देखो कितने शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, इनको पढ़ो, इनका अच्छा है, कम टाइम में हो जाएगा। और यहीं उसको थोड़ा लोभ आ जाएगा कि यार जब कम मैं पढ़ सकता हूँ तो ज़्यादा स्टडी डिटेल क्यों करूँ, और वो शॉर्ट नोट्स पढ़ना चालू कर देगा। तो कुल मिला के ICAI के जो ऑफिशियल्स हैं और जो मेंबर्स हैं वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि भाई हमारे स्टडी मटेरियल पे फोकस करो, हमारा जो मटेरियल है चाहे RTP MTP हो या स्टडी मटेरियल उस पर फोकस करो, जब जाके मार्क्स मिलेंगे। ये जो कोचिंग्स के नोट्स है इसको पढ़ने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए डिटेल्ड स्टडी पे फोकस करें शॉर्ट नोट्स के बजाय। साथ ही आपका मेंटल हेल्थ और बैलेंस भी इम्पोर्टेंट है। कुल मिला के आप लोग बहुत ज़्यादा स्टडी करते हो, उससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्ट्रेस लेवल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कुल मिला के स्ट्रेस लेवल कब नहीं बढ़ेगा? जब आप अपने स्टडी को मैनेज करोगे, उसमें स्टडी भी करोगे, रेस्ट भी करोगे और साथ ही हेल्थ को मेंटेन भी करोगे। तो कुल मिला के अपना बैलेंस को, आपका जो रूटीन है उसको बैलेंस करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। कंपैरिजन की लास्ट नाइट आपकी क्राइमिंग होती है, उसके बजाय आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए। और एट लास्ट जो क्लास 12 स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप अर्ली स्टार्ट करें और बड़ा सोचें, क्योंकि ICAI स्टूडेंट्स को इस बात के लिए एनकरेज करता है कि 12th के बाद ही वो CA को रजिस्टर कर ले, CA फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कर ले, और 11th 12th के साथ साथ वो CA फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर ले। ऐसा करने पर उसको पढ़ने का बिल्कुल पूरा ढंग से सिस्टमेटिक टाइम मिल जाएगा, क्योंकि 12th की तैयारी भी सप्लीमेंट होगी, उसका बेनिफिट भी मिलेगा, और साथ में CA फाउंडेशन से भी 12th को सप्लीमेंट मिलेगा। 12th और CA फाउंडेशन एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। इसलिए आपका अर्ली स्टार्ट करते हो तो 12th भी आपका अच्छा जाएगा और CA फाउंडेशन भी आपका अच्छा जाएगा। तो कुल मिला के इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए 10th 11th के साथ साथ ही आप लोगों को CA फाउंडेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आप अगर बिगिनिंग से कर देंगे तो इतनी बार रिवाइज कर लेंगे, इतनी बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी कि फिर किसी भी तरीके का टफ पेपर या आउट ऑफ द बॉक्स पेपर आता है तो भी आप उसको आराम से सक्सेसफुली निकाल लोगे।